Hello, dear students. Myself, Rahul Prajapati, and welcome to my YouTube channel, EduGree. One short series of क्लास 10th ICSE रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की ये वन शॉट सीरीज आपको बहुत हेल्प करेगी आपको ये एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझने से पहले हम समझते हैं थोड़ी सी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट की। तो मैं आपको, अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो, तो लाइट कभी भी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी नहीं चलती है, लाइट हमेशा सीधी चलती है। ठीक है, वो प्रॉपर्टी है लाइट की। तो दैट इज अ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। होता क्या है, व्हेन द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, उसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। तो सर ये तो हमें समझ में आ गया, तो बेंडिंग मतलब रिफ्रैक्शन क्या है? तो अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि सर आपने प्रॉपर्टी सिखाई थी हमको कि सर रेक्टिलिनियर मतलब लाइट हमेशा सीधी चलेगी, पर जब अगर लाइट बेंड हो गई तो उसे क्या कहेंगे आप? उसे हम रिफ्रैक्शन कहेंगे। तो बेंडिंग का होता है बेंडिंग। अब सिंपल देखो, आपने कोई लाइट, लेजर लाइट भी लिया और हवा में आपने उसको ऑन किया, तो क्या लाइट बेंड होती है? नहीं होती। तो बेंड कब होती है? जब कोई मीडियम होता है, राइट? तो रिफ्रैक्शन क्या है बेसिकली? रिफ्रैक्शन इज बेसिकली अ बेंडिंग ऑफ लाइट, bending of light while traveling from one medium to another। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रैवल करेगी तब आपको रिफ्रैक्शन देखने मिलेगा। तो कोई तुमको पूछे कि सर रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो सिंपल बोलने का कि बेंडिंग ऑफ लाइट, कि लाइट बेंड हो रही है, सब वो रिफ्रैक्शन। आगे बढ़। तो रिफ्रैक्शन समझने के लिए और कुछ डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो सबसे, ये जो सारे टर्म्स है वो हम वन बाय वन देखेंगे विद डायग्राम। तो मैं एक मीडियम में लेता हूँ। तो मान लेते हैं ये ग्लास है और ऊपर एयर है, लाइट आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले पूछा इंसिडेंट लाइट। तो अगर कोई लाइट मीडियम की तरफ बढ़ रही है, रिफ्रैक्टिंग मीडियम की तरफ बढ़ रही है, तो उस रे को अपने बोल देंगे इंसिडेंट रे। ठीक है, सिंपल सा है कि अगर कोई लाइट रिफ्रैक्टिंग मीडियम की तरफ बढ़े तो उसे हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। ठीक है क्या नहीं? तो इंसिडेंट रे का डेफिनेशन लिख देते हैं। व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवल फ्रॉम सोर्स से मीडियम की तरफ जाए तो हम उसे इंसिडेंट रे कहेंगे। वही पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? तो अब रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर इंसिडेंट रे जहां मिलेगी, दैट इज कॉल्ड पीओए, पॉइंट पीओआई, दैट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। द पॉइंट ऑन रिफ्रैक्टिंग सरफेस सर वो वही जहां पर इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टिंग सरफेस को मीट करेगा, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। उसे हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। देन फिर आता है नॉर्मल। अब नॉर्मल क्या है? एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। के सर एक इमेजिनरी लाइन जो हम सरफेस को परपेंडिकुलर बनाएंगे और वो भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पास करवाएंगे, उसे हम कहेंगे नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या है? एन imaginary line passing through point of incidence। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पास होगी और साथ ही साथ परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस को परपेंडिकुलर होगी। ये 3 पॉइंट। इसके बाद जो पॉइंट है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? तो वापस से सर मैं एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सरफेस में ले ली ग्लास और यहाँ ले लिया मैंने एयर। अब देखो, आपने जैसे यहाँ पे लेजर लाइट छोड़ी, ठीक है,
ओके, जो लाइट आई, तो ये कौन सी रे हुई? इंसिडेंट रे, ठीक है। और यहाँ पर यही पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ। किसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर मैं करता क्या हूँ? एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करता हूँ। बंद हो गया था, कोई बात नहीं। देखो, तो इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे चाहे इंटरसेक्ट किया वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब यहाँ पर मैं एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करता हूँ, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते, वो क्या हो गया? नॉर्मल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस डिफाइन करना है, तो कैसे डिफाइन करेंगे वो? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। ये इंसिडेंट रे दिख रही है आपको, ये नॉर्मल दिख रहा है, इसके बीच का जो एंगल होगा उसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो क्या हुआ? एंगल बिटवीन, किसके? मेरे और आपके बीच में नहीं, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसे अपने एंगल ऑफ इंसिडेंस करेंगे, ठीक है। फिर आता है रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे था, वही इंसिडेंट रे आई, इंसिडेंट। अब होता क्या है कि जब भी वो मीडियम में ट्रैवल करती है तो सर यहाँ पर बेंड होने वाली है। अब बेंड दो प्रकार के हैं। कैसे? या तो सर वो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, या तो वो नॉर्मल से दूर बेंड करेगी, राइट। तो ये मीडियम चेंज हुआ, तो ये लाइट एंटर हुई, तो ये जो लाइट जो बेंड हुई है इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। द बेंडिंग ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। बेंडिंग ऑफ लाइट while traveling, ये जो आपको लिखवा रहा हूँ, आपको डेफिनेशन ऐसे ही लिखने हैं, पूरे मार्क्स आपके आ जाएंगे। तो जैसे यहाँ लिखवा रहा हूँ डेफिनेशन, वैसा लिख देना आपने एग्जाम में। फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, डन। चलो दूसरा डेफिनेशन देख लेते हैं। सर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आया, तो सर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। जैसे हमने देखा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस आया था, वैसे ही रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सर? एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, तो यहाँ पर हमको समझ में आ गया कि सर रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो देखा क्या? सर बेंडिंग ऑफ लाइट देखा आपने, कि लाइट बेंड करे वो रिफ्रैक्शन। फिर इंसिडेंट रे देखा, नॉर्मल देखा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये सब समझ में आ गया। पर सर आपने हमको बताया कि रिफ्रैक्शन मतलब लाइट बेंड होती है, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। पर बेंड क्यों होती है, ये तो सोचा ही नहीं आपने। चलो उसको भी देख लेते हैं। अब मेरे एक बात बताओ कि अगर आप रोड पे जा रहे हो और कोई ट्रैफिक नहीं है तो आप फास्ट चलोगे कि स्लो चलोगे? ऑफ कोर्स ये बात है, फास्ट ही चलोगे। पर अगर ट्रैफिक है रोड पर तो कैसे चलोगे? स्लो के फास्ट? ऑफ कोर्स वो स्प्रिंट स्लो ही हो जाएगी। तो यस, वो डिपेंड करता है। जब भी हम लाइट को ट्रैवल करवाते हैं तो मीडियम पे डिपेंड करता है कि मीडियम की डेंसिटी कैसी है, मीडियम का नेचर कैसा है। अब नेचर की वजह से, डेंसिटी की वजह से आपकी स्पीड कम ज्यादा हुई, और जब भी स्पीड कम ज्यादा होती है तो वहां पर रिफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग होता है। तो एक कारण तो मैंने आपको समझा दिया कि सर जहां पर भी लाइट की स्पीड घटेगी या बढ़ेगी वहां पर बेंडिंग होने वाला है, ठीक है। तो ये रहा डायरेक्शन ऑफ एन इंसिडेंट रे एंड ऑफ लाइट डिपेंड, कौन से डायरेक्शन में होगा वो आपको बताता हूँ। बट दो आपको मैंने इम्पैक्ट बता दिए। सबसे पहले डेंसिटी का बता दिया मैंने कि होता क्या है कि सर जब भी डेंसिटी बढ़ाओगे आप, जब भी डेंसिटी बढ़ाओगे तो होता क्या है कि स्पीड कम होती है। अब मुझे बताओ फटाफट से कमेंट में पोस्ट करके कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है। थोड़ी देर रुको, फिर ऑन कर।
तो ये स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये कब होता है? जब मेरी लाइट हवा में बह रही हो। हवाओं में बहती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब इसको मीडियम में डाल देते हो, मीडियम मतलब क्या? पानी, ग्लास, ऑयल, इन सब सरफेस, इन सब मीडियम के अंदर डेंसिटी बदलने वाली है। और जैसे डेंसिटी बदली, होगा क्या? सर स्पीड घटेगी, मतलब सर इस स्पीड से कम स्पीड आएगी। और जैसे ही कम स्पीड आती है, वहां पर आपको क्या देखने मिलता है? बेंडिंग। डन है? तो अब सर हम देख लेते हैं कि किस तरह से अब कौन सी डायरेक्शन में बेंडिंग होगा, वो भी तो देखना पड़ेगा। तो देख लेते हैं। तो सबसे पहला मैं एग्जांपल लेता हूँ कि सर मेरी जो लाइट है वो क्या करेगी? डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम। अरे बाप रे, ये तो बहुत भारी शब्द दे दिए। डेंसर, रेरर, ये है क्या? तो उसको भी समझ लेते हैं। देखो, डेंसर का मतलब ऐसे मटेरियल जिसकी डेंसिटी बहुत ही ज्यादा हो। ऐसे मटेरियल्स जिनकी डेंसिटी बहुत ही ज्यादा हो, उसे हम कहते हैं डेंसर मीडियम। रेरर मीडियम का मतलब क्या? खुद ही बनता है। रेरर मतलब भाई डेंसिटी कम होगी मटेरियल की, उसे हम कहेंगे रेरर मीडियम। तो मैं देखो, what happen when a ray of light travels from optically denser medium to optically rarer medium? तो होगा क्या? देखिए, तो देखो, तो सबसे पहला मैं यहाँ पर एक ग्लास स्लैब ले लेता हूँ। ओके, अब ग्लास स्लैब ले लिया मैंने। ओके, अब यहाँ पर मैं इंसिडेंट रे को इंसिडेंट करवाता हूँ, और यहाँ पर हम स्टडी पर्पस के लिए हम यहाँ पर नॉर्मल भी ड्रॉ कर देते हैं। अब हो क्या रहा है, आप ध्यान से देखो। बाहर है एयर, अंदर है ग्लास। अब इसमें से किसकी डेंसिटी ज्यादा या कम होगी? कमेंट में मैसेज करके बताओ। ठीक है, कमेंट में मैसेज करोगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दूंगा। ठीक है, जो अच्छे से प्रॉपर पढ़ रहा है इंटर वीडियो में, मैंने आपको बोला था शॉर्टकट मैं आपको बाद में दूंगा, पर पहला शॉर्टकट तो अभी ले लो। ठीक है, कि सर यहाँ पर देखें हम, तो ये रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम जा रही है। ठीक है कि नहीं? तो जब रेयरर से डेंसर जा रही है तो इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल। कहाँ जाएगी? टूवर्ड्स नॉर्मल, मतलब नॉर्मल की तरफ जाएगी। ठीक है कि नहीं? और जब भी लाइट रेरर से डेंसर जाती है तो उसकी स्पीड कम होती है। स्पीड कम होती है, इसलिए बेंडिंग क्या हो रही है? टूवर्ड्स नॉर्मल हो रही है। पर वही केस अगर मैं डिफाइन करूं, शॉर्टकट दे रहा बाकी है, रुकना। ठीक है, सबसे दूसरा केस समझ लेते हैं, फिर शॉर्टकट आएगा। ठीक है, वही सर अगर मेरी रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जाती है। ठीक है, अब भाई मेरी रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम, तो ये मैंने ले लिया ग्लास। तो सर अब मेरी जो लाइट है वो ग्लास से एयर जाने की इच्छा रख रही है। ठीक है, तो देखो, ये ग्लास से रे आई, ये इंसिडेंट रे हुई, इस बार एंगल ऑफ इंसिडेंस ये रहा। व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। वो अवे जाएगा। तो जैसे मैंने बताया था, बच्चों को दिक्कत होती है डायरेक्शन याद करने में कि कौन सी डायरेक्शन में लाइट बेंड करेगी, तो उसका शॉर्टकट ले लो पहले। DRAN, that is DRAN. Okay. When a ray of light travels from D stands for denser, R stands for rarer. When a ray of light travels from denser to rarer, it bends away from normal. वो नॉर्मल की तरफ, अवे नॉर्मल से दूर बेंड करेगी। अगर उल्टा हो, ठीक है, तो क्या होगा? टुवर्ड्स नॉर्मल। इसे शॉर्टकट ये वाला यहाँ करना है, वो आपको फ्री में याद हो जाएगा। डन है? आगे बढ़ते हैं हम। अब ऐसा भी केस है जहाँ पे बेंडिंग नहीं होता है, मीडियम चेंज होने के बावजूद भी। तो ऐसी कंडीशन क्या है? ऐसे तो क्या चेंजेस आया जिसकी वजह से सब बेंड ही नहीं हुआ? तो देखो, जीवन में सीधा चलोगे ना तो कोई हैरान नहीं डरेगा। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि मीडियम कुछ भी हो जाए, अगर आप सीधे चल रहे हो, आपने एंगल ऑफ इंसिडेंसी जीरो कर दिया है। अगर जीरो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा तो लाइट सीधी सीधी बाहर चली जाएगी। तो यहाँ पर आपको कोई भी बेंडिंग देखने नहीं मिलेगा, पर रिफ्रैक्शन जरूर है, क्योंकि वो आर पार होगी। ठीक है, ओके। अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन तो याद करो, हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, तो ऐसे ही लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी है। अब क्या है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? तो पहला लॉ देखते हैं। सर मैं ले लेता हूँ एक सरफेस, सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने ले ली इंसिडेंट रे, ये मेरी इंसिडेंट रे आई। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। यहाँ पर मैंने डॉटेड लाइन से नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, इंसिडेंट रे। ओके, ये नॉर्मल अब यहाँ पर बेंड होने वाली, तो मान लेते हैं ये ऐसे
बेंड हुई, क्योंकि ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम आई थी। और आपने अभी सिखाया था कि क्या होता है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। ये हो गया सर एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो पहला लॉ सिंपल सा है, दैट इज साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट, एंड उस कांस्टेंट को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये है क्या? तो ये एक वैल्यू है जो आपको बताती है कि लाइट कितने अमाउंट में बेयर करने वाली है। दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सिंपल सा केस है। इसको हम सिंबलाइज करते हैं म्यू से। म्यू, म्यू, MEW। ठीक है, और इसको हम प्यार से बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डन है यहाँ तक? ये हो गया पहला लॉ। दूसरा जो लॉ है वो भी बहुत सिंपल है, वो फर्स्ट लॉ जैसा ही है कि सर इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन, ये सारे के सारे एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। अब प्लेन क्या? तो देखो ये 3D फिगर्स नहीं है, 2D है। आप इसको बोर्ड में बना सकते हो, दैट वाई इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि भाई ये प्लेन पे डिफाइन हो सकते हैं। तो सेकेंड लॉ होता है, सेकेंड लॉ क्या है? सिंपल सा, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल और लाई इन सेम प्लेन, सारे के सारे एक ही प्लेन में रहेंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा था लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, MCQ में भी आता है और 2 मार्क का क्वेश्चन में भी आता है। सर आपने ना इनको बता दो दिया लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, बट एक्चुअल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे वर्क करता है वो भी हमको बता दीजिए। ठीक है, देख लेते हैं। देखो, तो बेसिकली मैंने आपको बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक कांस्टेंट है, और एक कांस्टेंट हमें आइडिया देता है कि आपकी जो लाइट है सर वो बेंड करेगी टुवर्ड्स नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अब कितनी करेगी। दूसरा केस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये भी आइडिया देता है कि सर आपकी जो लाइट है उसकी स्पीड कितनी कम होगी या ज्यादा होगी। तो इसी के बेस पे वो कांस्टेंट बना है। ठीक है, तो मैं जानता हूँ सबसे पहला कि स्पीड ऑफ लाइट कौन से फैक्टर्स में डिपेंड करती है। तो सबसे पहली चीज डेंसिटी ऑफ मीडियम। तो हमने देखा, मैंने अभी आपको बताया भी था कि जब भी डेंसिटी बढ़ेगी, जब भी डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है, तो स्पीड क्या होगी। सर डेंसिटी ज्यादा हुई तो स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी कि कम होगी। ऑफ कोर्स ही बात है, कम होने वाली। वही दूसरा केस, अगर डेंसिटी कम होगी तो स्पीड बढ़ेगी कि घटेगी। ऑफ कोर्स है बढ़ेगी, क्योंकि सर अभी हमने बताया था अगर रास्ता खाली है, क्योंकि रास्ते में कोई है ही नहीं, तो आराम से स्पीड में गाड़ी चला सकते हो। बट अगर ट्रैफिक ज्यादा है तो आप स्पीड में नहीं चला पाओगे, और वो मीडियम की प्रॉब्लम है, कलर ऑफ वेवलेंथ। अब यहाँ पर देखो, स्पीड की बात करूं तो देखो, जिसकी स्पीड सबसे ज्यादा कम होगी उसका बेंडिंग ज्यादा होगा। तो अगर मैं वायोलेट की बात करूं, वायोलेट कलर, तो अगर डिस्पर्जन में ध्यान से देखा हो तो वायोलेट सबसे ज्यादा बेंड करता है, राइट। और सबसे ज्यादा बेंड करता है, दैट मीन्स कि जिसकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है, मतलब छोटी वेवलेंथ होती है, उसका बेंडिंग भी ज्यादा होता है, मतलब स्पीड भी कम, स्पीड भी बहुत डिक्रीज होती है। ठीक है, तो डायरेक्ट रिलेशन हुआ है यहाँ पर। ठीक है, एज वेवलेंथ डिक्रीजेस, वेवलेंथ कम होगी, साथ ही साथ स्पीड भी क्या होगी, कम होगी। यही मैं अपने आपको बताया, रेड लाइट हम क्यों यूज करते हैं एज अ सिग्नल, क्योंकि रेड लाइट की स्पीड ज्यादा है, वो ज्यादा दूरी तक ट्रैवल कर लेता है कंपैरेटिव टू वायोलेट। वायोलेट की वेवलेंथ पे ही सर दिक्कत है, क्योंकि उसकी स्पीड ही कम है, बेंडिंग ही ज्यादा हो रहा है। तो इस कांस्टेंट को डिफाइन करना है यार में, पर उससे पहले हम टेम्परेचर का भी देख लेते हैं। तो हमने देखो, वापस से देखे तो हमने स्पीड ऑफ लाइट पे फर्क पड़ने वाले वेक्टर्स की सन्निकटन, पहले डेंसिटी देख लिया, फिर हमने देखा वेवलेंथ, कि सर वेवलेंथ पे क्या इंपैक्ट आने वाला है वो देखने का। तीसरा टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर से ऐसा कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट अगर मीडियम को तुम गर्म करो, मीडियम को गर्म करो, तो कोई भी चीज है जैसे आइस है, हम उसको अगर हीट दोगे तो होगा क्या, हो मेल्ट होता है, मतलब आप डेंसिटी बदल रहे हो। और मैंने आपको क्या बताया कि लाइट जो है उसे पूरा जो गेम है अपना वो मिड मीडियम का। अब सर डेंसिटी चेंज कर रहे हो तो स्पीड में भी चिकन ज्यादा होने वाला है।
ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर डेंसिटी कम होगी, और डेंसिटी कम होगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी। मतलब रिलेशन क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे स्पीड बढ़ती है। ठीक है, अब इसी को मापने का तरीका हमने बता दिया, कांस्टेंट इज म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल देते हैं। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर। मतलब सर हवा में स्पीड पहले कितनी थी? मान लो 3 × 10⁸ है। मान लेते हम 3 × 1 मिनट। मान लेते हैं हमारी जो स्पीड थी एयर में, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और वही मीडियम में कुछ घट गई, ये मान लेते हैं 1.5 हो गई, 1.5 × 10⁸ हो गई। ठीक है, तो 10⁸ कर, ये कितना हो गया? 30 डिवाइड बाय 15, 15 1 15, 15 2 30, 2 हो गया। तो हुआ क्या, आपकी जो स्पीड थी यहाँ पर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को दिखा रहा, मतलब वो 2 गुना कम होगी। मैं वही बात करूं म्यू ए बी की। अब देखो, जब भी हम वैक्यूम या एयर से करें तो उसे हम, जैसे हम उसको हम पवित्र कहेंगे। पवित्र कैसे? इसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट, मतलब पवित्र रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है ये। ठीक है, कैसे पवित्र है? क्योंकि सर यहाँ पर हमने वैक्यूम या शुद्ध हवा का यूज किया है। बट जब हम किसी से कंपेयर करें, जैसे तुम्हारे मार्क्स कम ज्यादा आते हैं, तुम्हारे पेरेंट बाजू वाले से कंपेयर कर बैठते हैं, तो तब होता क्या? रिलेटिव कंपैरिजन आया। ऐसे ही जब आप एक मीडियम और दूसरे मीडियम में स्पीड का चेंजेस को कंपेयर करते हो, तो उसे भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ही कहते हैं, बट उसे कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्योंकि आपने बाजू वाले से मुझे कंपेयर किया है, बाजू वालों से कंपेयर करोगे तो उसे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। और फॉर्मूला भी सेम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी। यहाँ तक अच्छे से समझ में आया? कमेंट में पहले ना ओके भेजो मुझे, तो मुझे पता चले। और जो आंसर करेगा टाइम टू टाइम, तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में बक्का वन शॉट सीरीज के अंदर तुमको शाउट आउट दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, ये फॉर्मूलास, ये वाली जो फॉर्मूला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूछते हैं। इसको वेवलेंथ के फॉर्म में ही पूछते हैं, वो भी तुमको डिराइव कर देता हूँ। ठीक है, वो एमसीक्यू में पूछ लेते हैं। कैसे आएगा देखो। तो सर आपने क्या बोला? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, अब मैं जानता हूँ कि सर v इज इक्वल टू एफ लेमड़ा होता है। एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, लेमड़ा मतलब वेवलेंथ। तो सर अगर मैं मानता हूँ यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट है, मतलब इसका लेमड़ा 1 ले लेता हूँ, c इज इक्वल टू एफ लेमड़ा 1 एंड v इज इक्वल टू एफ लेमड़ा 2। अब फ्रीक्वेंसी है ना, नोट करके लिख देना, फ्रीक्वेंसी कभी भी बदलती नहीं है। फ्रीक्वेंसी कभी बदलती नहीं है मीडियम चेंज करने के बाद भी। अब मीडियम चेंज भले कर दो, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। बदलेगी तो सिर्फ उसका वेवलेंथ और स्पीड। ठीक है, तो सर अगर मैं इनका रेशियो लेता हूं तो होगा क्या? एफ लेमड़ा 1 अपॉन एफ लेमड़ा 2। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी कट हो गई, तो हुआ क्या? लेमड़ा 1 अपॉन लेमड़ा 2 हुआ। तो सिंपल, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ क्या हो जाएगा? लेमड़ा 1 अपॉन लेमड़ा 2। लेमड़ा मतलब वेवलेंथ, राइट। आगे बढ़ते कि सर ऐसी कौन सी कंडीशंस में, ऐसे कौन से नक्षत्र में क्या होगा कि रिफ्रैक्शन ना हो? ऐसा भी पॉसिबल है कि बेंडिंग ही ना हो नाइट का? तो है, चांसेस है भैया। हमने एक तो देख ही लिया था कि सर अगर आप सीधे जा रहे हो जीवन में, ठीक है, तो कोई तुमको विरोध दिशा नहीं लड़ेगी। ठीक है, मतलब जब आपका इंसिडेंस एकदम जीरो हो, इंसिडेंट एंगल ही जीरो हो, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब जैसे आए हो वैसे के वैसे चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। और हरी करोगे तो बेंडिंग आएगा। बट वही मैं बात करूं कि सर मेरे को तो है ना, मेरे को सीधा नहीं चलना है और मुझे रिफ्लेक्शन नहीं चाहिए, तो एक ही तरीका है, मीडियम मत बदलो। जिस मीडियम में हो उसी मीडियम में रहो। मतलब आप एयर में ट्रैवल करवा रहे हो तो एयर में ही ट्रैवल करो। अगर आप ग्लास में ट्रैवल करवा रहे हो तो ग्लास में ही करो, मीडियम चेंज नहीं करो। क्योंकि मैंने आपको बताया था, बेंडिंग तभी होता है जब आप मीडियम बदल, और जब मीडियम बदला वैसे क्या हो गया? रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, तो सर ये तो क्या बात है, मतलब पूरे टाइम से रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन, ये क्या है? तो देखो, सिंपल भाषा में लाइन को बेंड कराया। बेंड कैसे होगी? टुवर्ड्स नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। लाइट बेंड कब नहीं हुई? जब वो सीधी ट्रैवल की। इतना ही पड़ा है, तो ज्यादा नहीं लोड लिया है। अब इसी में भी
मेजरमेंट का तरीका मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बना दिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता आपको चलेगा कि स्पीड बढ़ेगी कि कम होगी। ठीक है, यहाँ पर वो भी हमने देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब लेस देन 1 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब लेस देन 1 है मतलब स्पीड बढ़ेगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू 1 है तो स्पीड सेम रहेगी, बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1 है तो स्पीड घटेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, ये एमसीक्यू के लिए याद रखना, इट रिमेन्स हियर। देखो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के दिखाया था कि सर मान लेते हैं कि हमारी जो एयर में स्पीड है वो 3 × 10⁸ है, और वही जब मैंने मीडियम में ली 1.5 कर दी थी, मतलब स्पीड घटा दी थी मैंने। ठीक है, तो सिंपल से यहाँ पर 2 आंसर आया था, 2 एफ आंसर आया था। यहाँ पे जैसे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 2 हुआ मतलब सर मेरी ग्रेटर देन 1 तो स्पीड डिक्रीज हुई थी, वही ग्रेट लेस देन 1 तो स्पीड इंक्रीज होती। लेटरल डिस्प्लेसमेंट तो होता गया, तो जब भी रे ऑफ लाइट रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम जाती है, तो हमने पढ़ा सर जब भी रेरर से डेंसर जाए तो होता क्या है, वो टुवर्ड्स नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। टुवर्ड्स नॉर्मल को देखो सर, ये रहा मेरा इंसिडेंट रे। ओके, इसको कलर बदल देते हैं हम, ये रही मेरी इंसिडेंट रे। घर क्यों रहे, ये रही मेरी इंसिडेंट रे, ये रहा मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो सर अभी यहाँ पर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पर इंसिडेंट रे रेरर टू डेंसर जा रही है, तो इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। ये टुवर्ड्स नॉर्मल हो गया, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है कि नहीं, ये हो गया मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। वही सर वापस से रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम जा रही है, तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाती है। ठीक है कि नहीं, तो ये इंसिडेंट रे और ये मेरी इमर्जेंट। इमर्जेंट का मतलब क्या होता है कि जब रे ऑफ लाइट फाइनली सारे रिफ्लेक्शन के बाद जब बाहर निकलती है मीडियम से, उसे हम कहते हैं इमर्जेंट रे। ये इंसिडेंट रे, ओके, और ये मेरी इमर्जेंट रे। डन है। अब यहाँ पे हम ध्यान से देखें लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। द परपेंडिकुलर द perpendicular distance between path of incident ray and emergent ray। क्या होता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट? द परपेंडिकुलर distance between path of incident ray एंड इमर्जेंट रे, उनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसे इन कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा सर, तो समझाइए ना हमको जरा अच्छे से, तो अब ध्यान से देखो। तो ये मेरी फाइनल इमर्जेंट रह गई और ये मेरा पाथ ऑफ इंसिडेंट। तो इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको दिख रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख रहा है, इसको हम कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? तो पहला है थिकनेस ऑफ द स्लैब, कि सर कितना मोटा थिक मेरा स्लैब है। जितना ज्यादा थिकनेस होगी उतना ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। वापस से, जितनी ज्यादा थिकनेस उतना ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। दूसरा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाओगे तो लाइट को ज्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, क्यों? स्लो हो जाएगी, और जब ज्यादा स्लो होगी तो बेंडिंग भी ज्यादा होगी, और बेंडिंग ज्यादा होगी तो लेटर डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा होगा। तो एंगल ऑफ मैं बात करूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाओगे तो सर आपको लेटर डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करूं तो जितना ज्यादा आप एंगल ऑफ इंसिडेंस करोगे उतना ज्यादा वापस से आपको क्या मिलेगा?
लेटरल डिस्प्लेसमेंट। बट मैं वेवलेंथ की बात करूं तो वेवलेंथ पे होगा क्या, जितनी छोटी वेवलेंथ उतना ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट, जितनी ज्यादा वेवलेंथ उतना छोटा लेटरल डिस्प्लेसमेंट, मतलब इनवर्स रिलेट हुआ। वापस से सर रेटेड डिस्प्लेसमेंट क्या है सर, रेटेड डिस्प्लेसमेंट इंसिडेंट रे का पाथ और इमर्जेंट रे की पाथ के बीच में जो डिस्टेंस बचती है वो हो गई लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, जब रे ऑफ लाइट ट्रैवल करती है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ, तो रिफ्रैक्शन के बाद वो अगर वो 90 डिग्री पे इंसिडेंट कर रही है वो सरफेस को, या एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 है, तो वो क्या करती है, अपना पाथ रिट्रेस करती है। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो होता क्या है देखो, व्हेन अ रे ऑफ लाइट travels from medium A to medium B, and if the light travels back from medium, मतलब सर पहले मीडियम ए से बी में गया, बी से ए में जाए, देन इट retraces the original path। तो वो रिट्रेस करे ओरिजिनल बात को, तो अपने उसे क्या कहेंगे, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। उसको समझते कैसे, तो बहुत सिंपल सा मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इसको लिख लेना फिर बाद में करना, क्योंकि मैं बिठा रहा हूँ। ठीक है, अब देख, तो मतलब समझ में तो आ गया ना आपको सिंपल सा, कि सर जब लाइट आपकी ट्रैवल करेगी ए मीडियम से बी मीडियम में, और वापस से जब बी से ए में ट्रैवल करेगी, तो वही पाथ फॉलो होता रहे, तो उसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का फायदा क्या है, तो देख लेते हैं। इसको लिख देता हूँ एन, सॉरी एन। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं म्यू डिफाइन कर दूं, दैट इज साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल टू कांस्टेंट होता है। ठीक है कि नहीं, कब, जब ट्रैवल ए से बी में कर रही हो, जब मीडियम ए से मीडियम बी में कर रही हो। वही अगर मैं बात करूं मीडियम बी से मीडियम ए में कर रहा हो, तो अभी यहाँ पर आप देखोगे तो इंसिडेंस एंगल आर बन जाएगा और रिफ्लेक्टेड एंगल आई बन जाएगा। क्योंकि सर अभी लाइट कहाँ से, यहाँ से आई, ये कब से कब, जब वो ए से बी में ट्रैवल कर रहा होता, और ये कब, सब जब बी से ए में ट्रैवल कर रहा हो, तो इंसिडेंट की जगह सर अभी आर आ जाएगा, और आर की जगह सर आ जाएगा आई। अगर ध्यान से ऑब्जर्व करे, एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी हुए, रेसिप्रोकल में देखूं मैं, तो ये क्या हुआ है, ए म्यू बी इज इक्वल टू 1 अपॉन बी म्यू ए हो गया। ठीक है कि नहीं, ए म्यू बी इज इक्वल टू 1 अपॉन मी म्यू बी ए हो गया। ओके, तो सर हमने है ना अभी तक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को सीखा किसकी मदद से, स्पीड ऑफ लाइट की मदद से। बट आपने कभी कभी देखना हो, ऐसा कहते हैं कि सर शान, जो नदी होती है या तालाब होता है, वो जितना गहरा दिखता है उससे ज्यादा गहरा होता है। उसका रीजन क्या है बता तुमको, उसका रीजन है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कैसे, अब देखो, मान लो ये भाई इस मछली को देख रहे हैं, ठीक है, मछली है तो यहाँ पर से, ठीक है, बट इस भाई को थोड़ी मछली ऊपर दिखेगी, इसको मछली ऊपर दिखेगी। अब ऐसा क्यों, यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करो। ठीक है, मैं एक पानी में कॉइन रख देता हूँ, कि मैंने ये कॉइन रखती है। ठीक है, अभी कॉइन रखा, कि देखो ये लाइट सीधी इंसिडेंट हुई और सीधी सीधी बाहर चली गई। दूसरी बात करूँ, ये लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हुई, when a ray of light travels from denser medium to rarer medium it bends away from normal, तो अवे गई नॉर्मल से, तो मिल तो कहीं नहीं रही है, तो मिलाने के लिए मुझे पीछे लाइट को खींचना पड़ेगा। तो ये कॉइन की इमेज या ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर है, पर इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पर।
तो इसको बोलते हैं अपने अपैरेंट डेप्थ। क्या बोलते हैं इसको अपने? अपैरेंट डेप्थ। और ऑब्जेक्ट फ्री सरफेस से यहां तक पड़ा, इसको अपने बोलते हैं रियल डेप्थ। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ रेशियो ऑफ रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ का रेशियो है अपना इसमें। तो ये वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि एग्जाम के दौरान ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इसी के बेस पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देंगे, आपको अपैरेंट डेप्थ दे देंगे और पूछेंगे रियल डेप्थ क्या है, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है। और ये चीज आपको बहुत सारी चीजों में आपने देखा होगा कि पेंसिल भी पानी में डाले में बेंड हो जाती है। ठीक है। आप कोई भी चीज को ग्लास में डालते हैं तो वो जूम में बड़ी दिखती है, पास दिखती है। उसका रीजन ये, इसकी वजह से मछलियां डरती है। मछलियां डरती क्यों है? कि जैसे आप जिसे पास दिख रहे हैं तो वो भी, आप भी उसको पास दिखते हो। जैसे मछली आपको क्या दिखेगी? पास दिख रही है, भले वो गहरी होती है। वैसे मछली को भी आप जैसे उससे और पास दिखते हो तो उसे डर लगता है। इसकी वजह से देखना, अगर आप जरा सा इमोशन वहां पे करते हो तो मछलियां भाग जाती है। उसके पीछे भी फिजिक्स है। तो यहाँ पर लाइट पेंसिल कैसे बेंड होगी वो भी सिखा देता हूँ मैं। ठीक है ये नहीं, तो यहाँ पे देखो, ये पेंसिल ले ली मैंने, तो इसके पॉइंट है कि ये पॉइंट से दो रे बाहर निकली, रे नंबर 1 एंड रे नंबर 2। व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर, ये वाटर है मतलब डेंसर मीडियम है, तो डेंसर मीडियम से एयर मीडियम क्या, तो बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो उसको मिलाने के लिए हम पीछे मिलवाएंगे, तो ये यहाँ पे कहीं मिलेगा। तो ये मतलब ये पॉइंट पी पे दो जो रे निकाली थी मैंने, उसकी इमेज यहाँ बन रही है। इसकी वजह से पेंसिल ऐसे दिखेगी। ठीक है। तो देखो आपको दिखेगा तो पेंसिल बेंड दिख रही है क्या? पर एक्चुअली में बेंड होती नहीं है। ये आंखों का धोखा होता है, ऑप्टिकल इल्यूजन होता है, क्योंकि इसके पीछे रिफ्रैक्शन है। ठीक है। दूसरा, कॉइन का हमने देख ही लिया है कि कॉइन क्यों उभरा हुआ दिखता है। एक्चुअल में नहीं, एक्चुअल में होता हो गहरा है तो भी। फिर हमने देखा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार देखते हैं, जैसे तारे चमचमाते क्यों लगते हैं, क्यों चमकते हैं? तो एक्चुअल में तुमके स्लाइड होती है क्योंकि टिमटिमाते दिखते हैं। बन चालू जो होते हैं ना, उसको हम कहते हैं टिमटिमाना, दैट इज ट्विंकलिंग। अब वो होता कैसे है, ध्यान से देंगे। अब मुझे पता है कि अपना अर्थ पूरा एटमॉस्फेयर है, और इस एटमॉस्फेयर की लेयर वेरी करती है। ठीक है। रात के दौरान होता क्या है? रात के दौरान कुछ इस प्रकार से होता है, ये मेरा अर्थ, इस अर्थ पे अलग अलग एटमॉस्फेयर के लेयर्स बने हुए, अलग अलग एटमॉस्फेयर के लेयर बने हुए। जो लेयर नीचे होता है वो डेंसर होता है कंपेरेटिव टू ऊपर वाले से। ठीक है क्या नहीं? तो ये अपना स्टार, अब ये लाइट इसकी ऐसे आई, और देखो देख लेते हैं। व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू denser medium, it bends towards normal, towards normal, towards। ठीक है। ऐसे करके यहाँ पर ये बंदा इसको आंख से देखता है, तो होता क्या है, एक ऐसे दिखते हैं, यहाँ पे इमेज दिखती है। तो मतलब इसकी रियल ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर अगर इमेज यहाँ दिखती है, बट मैं जानता हूँ कि एटमॉस्फेयर वेरी करता रहता है। एक हवा का झोंका आया तो अब इसकी इमेज यहाँ पर वापस यहाँ पर अलग अलग जगह दिखेगी। तो आपको क्या होता है कि थोड़ी देर तक वो गायब हो जाता है, फिर वापस उसी जगह पे दिखता है। तो आपको क्या लगता है कि सर ये तो चमक रहा है? वो चमक नहीं रहा है बेसिकली, वो भी ऑप्टिकल इल्यूजन है, रिफ्लेक्शन की वजह से। तो तुमको क्वेश्चन ट्विंकलिंग ऑफ स्टार में होता क्या है? बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम rarer medium to denser medium, it bends towards normal, and due to the successive refractions, the apparent location of the star varies from its original position. अपनी ओरिजिनल पोजीशन से वो वेरी कर गया। That's why it's feel like twinkling. डर। अब सर मेरे को दूसरा जो क्वेश्चन है वो ऐसा है कि सर हमको शाम के वक्त अपने को सन इतना बड़ा क्यों दिखता है? ठीक है। तो उसका रीजन तो को होता था। अब सन शाम को जब होता है ना, उसको हम कहते हैं होराइजन। होराइजन में जब सन होता है, होता क्या है उस वक्त, आपको ऑरेंज कलर भी दिखता है। उसका रीजन भी क्या है? होराइजन का रीजन। अब जब होराइजन पे होता है, ठीक है, सन मेरा, तब उसको एटमॉस्फेयर के सबसे डेंसर और सबसे बड़े
रीजन से रिफ्रैक्शन फेज होता है। ओके, तो इसके से होता क्या है, आप देखो, ये रहा, ये मेरा होराइजन पॉइंट पर है, मेरा लोकेशन, मेरे ऑब्जेक्ट का यहाँ पर, ठीक है। बट लाइट अभी ट्रैवल क्या कर रहा है आगे, रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स नॉर्मल करते 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 ये बंदे को यहाँ पे दिखा है। इसकी इमेज एक्सटेंड करता हूँ, यहाँ पे दिखता है। तो मेरा तो एक्चुअल में देखो होराइजन से नीचे मेरा सन चला गया है, बट स्टिल मुझे वो भी दिखता है, और वो भी ऐसे दिखता है पास में। रीजन इज दोनों की लोकेशन वेरी कर रही है। तो यहां पर हमने पूरा रिफ्लेक्शन खत्म किया। अब हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे आते हैं। किस पर? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दे देते हैं हम। तो अब यहाँ पे मैंने देखो, सबसे पहले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में होगा क्या, व्हेन द रे ऑफ लाइट travels from denser medium to rarer medium and at particular angle of incidence it internally reflect back in the same medium, that is called total internal reflection. Okay, मतलब कैसा? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझने के लिए आपको चीजें समझनी पड़ेगी। सबसे पहले देखो, तो ये रे ऑफ लाइट जो सीधी आई मेरे पास, ठीक है, ये नॉर्मल, मैंने रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, वापस से नॉर्मल ड्रॉ करता, वापस अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब देख रहे हो धीरे धीरे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है, मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है। एक ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट पर, एक ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट पर, ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट पर मेरा रे सीधा सीधा सरफेस, मतलब ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस पर मेरा रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री हो, तो उसे हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल। अब होता कैसे है, देखो वापस से डायग्राम बनाकर दिखाता हूं आप लोगों को। थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा नहीं लगा होगा डायग्राम, तो आपस से बना देते हैं। देखो ये लाइट सोर्स, तो सब पहली लाइट तो सीधी सीधी चलेगी, हमने सीखी थी। अब यहाँ पर when a ray of light travels from denser medium to rarer medium, it bends away from normal, away from normal। अब सर अवे हुआ है, अवे होते होते वो सरफेस को पैरेलल हो गया, ठीक है, यहाँ पर एंगल 90 डिग्री बन गया कुछ इंसिडेंस एंगल पर, और उसे हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। ठीक है, अब इसके बाद भी अगर मेरी रे इंसिडेंट कर रही है, इसके बाद भी अगर मेरी रे इंसिडेंट कर रही है, तो अभी यहाँ पर होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब जितने एंगल पे इंसिडेंस होगा ऑब्जेक्ट, उतने एंगल पर ही वो रिफ्लेक्ट बैक होगा। ये लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो कर रहा है। तो टीआईआर समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा सर क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है? क्रिटिकल एंगल, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, उसे कहते हैं अपने क्रिटिकल एंगल। कि सर ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे रिफ्रैक्शन एंगल ही 90 डिग्री हो, उसे हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल के बाद हम आते हैं पीआईआर। तो पीआईआर क्या होता है? दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो व्हेन अ रे ऑफ लाइट travels from optically rarer, optically denser to optical rarer medium, it reflects back in the same medium। सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक करती है, उसे हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, और रिलेशन भी देख लेते हो। तो क्रिटिकल एंगल का रिलेशन देखना है, तो सर मैंने बताया था आपको, ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस पर, ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस पर जहां पर रिफ्रैक्शन एंगल ही 90 डिग्री हो जाए,
सर ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस पर जहां पर रिफ्रैक्शन एंगल ही 90 डिग्री हो जाए उसे हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। तो यहाँ पर मैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लॉ लगाता हूं, दैट इज साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू म्यू। अब देखो साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस वो क्रिटिकल एंगल है और यहाँ पर आ गया साइन हाफ 90 डिग्री, ठीक है। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखूंगा तो बी से ए में गया, मतलब यहाँ पर मैं देखूंगा म्यू में वाटर से एयर में गया है, ठीक है कि नहीं। ओके, तो ये आ गया म्यू वाटर टू एयर, तो साइन सी इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू टू एयर। अभी पर मैंने जो सीखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को तो एयर टू वाटर बनाते हैं अपने, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ म्यू डब्ल्यू डब्ल्यू म्यू ए कैन बी रिटन एज म्यू ए डब्ल्यू। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये निगेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, वो हमें नहीं पसंद, हमको तो एब्सोल्यूट पसंद है। ये क्या होगा साइन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू। तो क्रिटिकल एंगल निकालने का सिंपल रिलेशन है साइन सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन म्यू, देने नहीं। आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ टीआईआर देखते हैं हम। तो सबसे पहला एप्लीकेशन ऑफ टीआईआर जो है, एप्लीकेशन ऑफ टीआईआर देखते हैं। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन है टीआईआर का, कि क्यों हमेशा ऊपर की जो सरफेस होती है पानी की, कोई भी सरफेस में आप देखो तो वो चमकीली दिखती है। उसका रीजन क्या है, जब भी आप आई लेवल के ऊपर ले जाते हो तो बेसिकली जो रिफ्लेक्शन है वो टीआईआर है, रीजन जो है इसके पीछे का। कैसे, देखो ये बीकर ले लिया मैंने और ये पानी है, ठीक है। अब होता क्या है कि लाइट सीधी आई अंदर, when a ray of light travels from mirror to dense it bend towards normal, तो नॉर्मल गई। अब ये यहाँ पर इस तरह से इंसिडेंट कर रही है जिससे क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो। मैंने आपको बताया कि आपको टीआईआर करवाना है, मतलब लाइट को वापस अंदर भेजना है, तो आपका जो इंसिडेंट एंगल होना चाहिए वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। तो क्रिटिकल एंगल से जैसे ही बड़ा है तो ये सर ऐसे आई और ये यहाँ से ऐसे बाहर चली गई। तो ये टीआईआर की वजह से पूरी सरफेस आपको सिल्वरी दिखेगी, चमकती हुई दिखेगी, आपको ये चमकती हुई दिखेगी, ठीक है। बहुत चमका दिया, आगे बढ़ते एक और चीज चमकानी है हमको, टेस्ट ट्यूब को, ठीक है। तो सर अगर एक ग्लास बीकर के अंदर मैं टेस्ट ट्यूब को रख देता हूँ, टेस्ट ट्यूब रख दी और यहाँ पे हवा भरी हुई और अंदर बहुत सारा खूब सारा पानी भरा हुआ है, तो होता क्या, लाइट आई ऐसे। अब सर ये जा कहाँ रही है, स्ट्रेट इंसिडेंट करी है उसने, ठीक है क्या नहीं। तो ये 45 डिग्री जैसा है, तो सर यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट बैक भी ऐसे हो रही है, ठीक है। अब होता कैसा है कि अब ये जो टेस्ट ट्यूब है वो वर्क कैसे करने लग जाती है, मिरर की तरह वर्क करने लगती है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर है बट उसकी इमेज डायरेक्ट इस बंदे को दिखने लग जाती है, बिकॉज इंसिडेंसी ऐसा होकर आया। जो टेस्ट ट्यूब मिरर की तरह काम करेगी और मिरर की तरह काम करेगी तो क्या लगेगी, सिल्वर जैसी लगेगी। तीसरा देखे आपने कि व्हाई डज द डायमंड स्पार्कल्स। अब सबसे खूबसूरत जो हीरा था अपने इंडिया के पास वो था कोहिनूर, ऐसी मूवीज में तुमने देखा होगा। अब ऐसा क्यों, क्योंकि उसका जो क्रिटिकल एंगल था वो कुछ इस प्रकार से था कि लेस देन 24 डिग्री। मतलब सर एक लाइट अगर डायमंड के अंदर आ जाती है, तुमको पता है डायमंड सिर्फ जो रॉ फॉर्म में मिलता है वो तो अपने को स्टोन्स होते हैं, वो इतने चमकते नहीं है, बट उसको पॉलिश करते हैं, उसको कट करते हैं पर्टिकुलर शेप के अंदर, उसके बाद वो डायमंड बहुत चमकता है, ठीक है क्या नहीं। तो होता क्या है, तो कलाकार जो होते हैं, जो डायमंड को पॉलिश करते हैं, डायमंड को जो कट करते हैं उसको इस तरह से कट करते हैं जिसे क्रिटिकल एंगल 24 डिग्री से कम रहे। तो एक बार लाइट अगर अंदर आ गई तो होती क्या, इंटरनली रिफ्लेक्ट ही होती रहती है। अब इंटरनली रिफ्लेक्ट होती रहेगी तो आपको फीलिंग कैसा आएगा, स्पार्कलिंग का फीलिंग आएगा, स्पार्कल कर रहा है, बट एक्चुअली वो स्पार्कल नहीं कर रहा होता है, वो लाइट है। लाइट अंदर बार बार टीआईआर हो रही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट हो रही है, इसकी वजह से वो चमकता है। अब हम प्रिज्म देख लेते हैं। प्रिज्म को देखने से पहले हम प्रिज्म होता क्या है वो समझ लेते हैं, ठीक है क्या नहीं। देखो ये मैं बात करूं प्रिज्म की तो क्या होता है प्रिज्म बेसिकली, तो अब ध्यान से देखो प्रिज्म
में दो ट्राइंगुलर सरफेस होती है, कितनी? दो। और रेक्टेंगुलर तीन होती है। दो ट्राइंगुलर, सरफेस नंबर 1 एंड सरफेस नंबर 2। तो ये दो ट्राइंगुलर हो गई और ये 2 3 ये अपनी रेक्टेंगुलर हो गई। ये प्रिज्म होता है बेसिकली। अब यहां पर ये जो होता है ये एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। और ये जो चीज होती है इसको बोलते हैं एज, रिफ्रैक्टिंग एज। कभी कभी ट्रांसपेरेंट भी होते हैं। तो ट्रांसपेरेंट मतलब बाहरी सरफेस बना देंगे ये लोग, अंदर है ना फिर लिक्विड फील कर देते हैं, जिससे प्रिज्म की तरह वर्क करे। ठीक है, ओके। तो इसी प्रिज्म से डिस्पर्जन कैसे होता है वो स्टडी करते हैं। तो जैसे कि मानते हैं अपने से व्हाइट लाइट आ रही है, ये व्हाइट लाइट आई। व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो नॉर्मल के अवे गई, वापस से व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर अगेन इट बेंड्स। When a ray of light travels from rarer to denser, it bends towards normal. When the ray of light travels from denser to rarer, it bends away from normal. ठीक है? And the path and the angle between the path of the incident ray and the path of the emergent ray, उसके बीच में जो एंगल होगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस, सॉरी एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोल देंगे उसको? एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा, एंगल ऑफ डेविएशन। ये देखो, ये अपना इंसिडेंट एंगल, ये अपना रिफ्रैक्ट, ये नॉर्मल है अपना, ये अपना नॉर्मल था। ठीक है, तो ये मेरा हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 1, ये रिफ्रैक्शन 2 और ये मेरा इमर्जेंट एंगल। डन है क्या ये? और ये मेरा एंगल ऑफ प्रिज्म। तो मुझे समझ में आ गया इसे डेविएशन क्या होता है कि सर इंसिडेंट रे का पाथ और इमर्जेंट रे के पाथ में भी जो एंगल बचा उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन के लिए मैं कुछ फिगर स्टडी कर लेता हूं जिससे लिए मेरा काम इजी हो जाए। ठीक है, तो पहले हम डेविएशन देखते हैं। डेविएशन थ्रू 90 डिग्री थ्रू द प्रिज्म। कौन सा प्रिज्म लेते हैं अपने? 90 45 45। ये 90 डिग्री, ये 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री। ठीक है, तो ये लाइट सीधी आई। डन है, ओके। यहां पर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं, अब देखो यहां पर अगर 90 डिग्री, ये 45, तो ये भी कितना हुआ? 45 हुआ। ठीक है, क्रिटिकल एंगल जो होता है प्रिज्म का, क्रिटिकल एंगल वो होता है 42 डिग्री। ठीक है, 42 डिग्री से अगर ज्यादा इंसिडेंट रे हो गई तो सर वहां पर क्या होना है? वहां पर सिंपल सी बात है, रिफ्लेक्शन ही होना है। तो सर अगर मैं देखूं ये 45 डिग्री है तो ये तो 90 होता है, नॉर्मल ड्रॉ किया आपने तो ये भी कितना हुआ? 45 डिग्री, विच इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो रिफ्लेक्शन ही होगा। अब रिफ्लेक्शन हुआ तो जिस एंगल पे इंसिडेंट हुआ उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट बैक भी करेगा। डन है, तो ये भी 45, ये भी 45। तो देखो सीधा सीधा बाहर आ गया। अब अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे डेविएशन कितने का मिला? अगर आप डेविएशन देखोगे तो ये इंसिडेंट रे आया और ये इमर्जेंट रे आया, एंगल बना दोनों के बीच में 90 डिग्री। तो ऑब्जेक्ट मेरा जो ऐसा दिख रहा था वो ऐसे दिखने लगेगा। तो ये रे ऐसे आ गई, तो इसको बोलते हैं डेविएशन थ्रू 90 डिग्री। अब मैं बात करूं डेविएशन थ्रू 180 डिग्री तो वो कैसे होता है, तो देखते हैं। सर रे ऑफ लाइट है ना, इस बार हम ये वापस लेते हैं, ये 90, ये एक ही मिनट कलर बदल देते हैं, रेड ले लेते हैं। 90, ये 45 और ये भी 45। डन है, ये रे ऑफ लाइट आई। ठीक है सर, ये 90, ये 45, तो ये भी 45। तो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करूं मैं तो ये भी सर 45 होगा। तो सर TIR होगा क्योंकि ग्रेटर देन 42 डिग्री इंसिडेंट एंगल। तो सर जितने एंगल पे इंसिडेंट हुआ उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक भी करेगा। तो ये भी 45, तो सर ये भी 45, 90 45, तो ये भी 45, यहाँ पे तो ये भी 45। तो सर वापस ये रिफ्लेक्ट ऐसे किया
तो ये इस तरह से बाहर आ जाएगा, मतलब मेरा ऑब्जेक्ट जो ऐसे दिख रहा होगा वो ऐसे दिखेगा। अब लाइट पहले ऐसे आ रही थी, अब जा रही ऐसे, तो डेविएशन कितना मिला? 180 डिग्री का मिला। कितना मिला? 180 डिग्री। ओके, रिफ्रैक्ट। ओके, अब यही प्रिज्म को अगर हम लेटा देते हैं तो ये 90, ये 45 और ये भी 45। अब यहां पर रिफ्रैक्शन थ्रू डेविएशन थ्रू 0 डिग्री होगा। कैसे? तो उसका याद रखना है शॉर्टकट। तो देखो, पहले ये दो रे ले ली मैंने, अब यहां पर 2 डैश बनाऊं, यहां पर सामने सामने 2 डैश बनाऊं, इतने डैश याद होने चाहिए। डर वापस से 2 रे ले ली, यहां पे 2 डैश बनाओ, यहां पे 2 डैश बनाओ। अब ये वाली रे को यहां पर और ये वाली रे को यहां पर, इसको यहां पर और इसको यहां पर जोड़ दो, ये रे आपकी बाहर आ गई। अब देखो, ऑब्जेक्ट जो पहले ऐसे था अब वो सिर्फ उल्टा हो गया है, बट डेविएशन तो अभी भी कितना है? 0 डिग्री। और ये मैंने आपको क्यों बताया? देखो, ये जो डायग्राम्स है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रीजन इज क्योंकि ये एग्जाम में एक डायग्राम तो आएगा ही आएगा। ये मेरी तरफ से गिफ्ट ही मान लो तुमको, जो तुमको मैंने बोला था एंड तक वीडियो में बने रहोगे तो मैं आपको चीजें बताऊंगा और शॉर्टकट दूंगा। आगे बढ़ते हैं। सर, हमको समझ में आ गया डेविएशन वगैरह भी। फिर डेविएशन डिपेंड किस पे करता है? तो फैक्टर्स है इंसिडेंट पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर, वेवलेंथ पर, एंगल ऑफ प्रिज्म पर। ठीक है, अभी देखो इंसिडेंट की मैं बात करूं तो सर देखो, हमने डेविएशन देखा था, ये रहा इस तरह से, ये मेरी व्हाइट लाइट थी। When a ray of light travels from rarer to denser, it bends towards normal, away from normal. ये मेरा इंसिडेंट और ये मेरा इमर्जेंट, ये R1, ये R2 और ये एंगल ऑफ प्रिज्म। डन है? अब अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते हो तो डेविएशन में वेरिएशन जरूर आएगा। तो ये इंसिडेंट लेता हूं और यहां पे लेता हूं, ये यहां पे डेविएशन लेता हूं, एक्सिस ड्रॉप कर रहा हूं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, और यहां पर इंसिडेंट लेता हूं। तो अगर आप ध्यान से देखो, यहां पे ले लेते हैं इंसिडेंस और डेविएशन। अगर मैं इंसिडेंट रे को बढ़ा रहा हूं तो वैसे वैसे डेविएशन मेरा घट रहा है, पर एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ही। कब? जब इंसिडेंट और इमर्जेंट इक्वल हो जाता है तब अपने को मिनिमम डेविएशन मिलता है। क्या मिलता है? मिनिमम डेविएशन। बट उसके बाद भी आप अगर और भी एंगल ऑफ इंसिडेंस घटाते जाओगे, ठीक है, तो होगा क्या? अब डेविएशन बढ़ने लगेगा। ठीक है कि नहीं? अब डेविएशन क्या होगा? बढ़ेगा। आगे बढ़ते, दूसरा पॉइंट जो था मेरा, इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल पे डिपेंड कैसे करता है। देखो, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उतना ही डेविएशन भी ज्यादा होगा। वापस से, जितना कलर वेवलेंथ शॉर्ट होगा, वेवलेंथ अगर कम होगी, शॉर्ट होगी, उतना डेविएशन ज्यादा होने वाला है। एंगल ऑफ प्रिज्म की बात करो तो जितना एंगल ऑफ प्रिज्म ज्यादा उतना डेविएशन ज्यादा। ये रिलेशन आपको ऐसे ही याद करने हैं तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस का वापस बढ़ा देता हूं कि सर इंसिडेंट एंगल बढ़ाने पर डेविएशन, इंसिडेंस एंगल बढ़ाने पर डेविएशन क्या होता है? वेरी, देखो ये इंसिडेंस एंगल और ये डेविएशन। इंसिडेंस एंगल देखो मैं बढ़ा रहा हूं तो धीमे धीमे डेविएशन कम हो रहा है, पर एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ही होगा। ठीक है, फिर भी आप बढ़ाए जाओगे तो डेविएशन बढ़ने लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये अपना आता है लास्ट टॉपिक, रिफ्रैक्शन थ्रू 90, 60 प्रिज्म। ठीक है, ये डायग्राम्स के बाद आपका पार्ट 1 खत्म होता है, फिर लेंस बाकी रहेगा। हम लेंस जो है वो नेक्स्ट पार्ट में करूंगा वन शॉट के। अब देखो, रिफ्रैक्शन थ्रू 90, 60 एंड 30 इसमें कैसे होता है वो देख लेते हैं। ये 90, ये 60 और ये 30। ओके, ये जो रे ऑफ लाइट आई सीधी सीधी यहां पर अंदर गई, तो सर ये 90 डिग्री हुई तो ये 30 डिग्री होगी कि नहीं होगी? ओके सर, तो अगर मैं यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करता हूं तो ये 30 डिग्री एंगल है तो ये कितना होगा? 60 डिग्री होगा। तो सर वापस से देखूं मैं तो ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, और क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है तब क्या होता है? TIR। क्रिटिकल एंगल होता कितना है? 42 डिग्री, बट यहां पर कितना है?
60 डिग्री विच इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो होगा क्या, TIR। तो 60 पे इंसिडेंट हुआ है, 60 पे क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये आ गया सर मेरा 60, ये 60 60 120 हुआ, तो ये भी कितना होगा 120 ऑल्टरनेट एंगल्स। तो अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करूं तो ये तो इतना पार्ट तो सर 90 हो जाएगा, तो ये तो बचा कितना मेरा, सिर्फ और सिर्फ 30 बचा। कितना बचा मेरा, सिर्फ और सिर्फ 30 बचा, विच इज लेस देन क्रिटिकल एंगल। तो सर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगी। when the ray of light travels from denser medium to rarer medium, it bends away from normal। नॉर्मल से कहां चली जाएगी, दूर चली जाएगी। वही मैं देखता हूं सर दूसरा वाला डायग्राम में कि इस बार मेरी इच्छा है ये 90, ये 60 और ये 30, इस बार मैं यहां से इंसिडेंट करवाता हूं। तो सर ये रे ऑफ लाइट आई 90 डिग्री पे इंसिडेंट हुई, ये 30 है, ये 60 है, ओके। और यहां पर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं तो ये हुआ 30 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 विच इज लेस देन क्रिटिकल एंगल। वापस से कहां चला जाएगा, बाहर, दैट इज ग्रेटर देन 30 डिग्री से वो बाहर एंट्री कर देगा। तीसरा हम देख लेते हैं 90, 60 और 30 वाले डायग्राम में कि सर मेरी जो लाइट है वो यहां से आएगी। ठीक है, तो सर ये 90, ये 60, तो ये कितना हुआ 30, नॉर्मल ड्रॉ किया तो ये 60 हुआ, विच इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो ये भी कहां पर जाएगा, 60 पे इंसिडेंट, 60 पे रिफ्लेक्ट करेगा। ये 60 है तो ये भी कितना आ गया 60, नॉर्मल ड्रॉ कर दो तो ये सर 30 हो गया, विच इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, तो वापस क्या आ जाएगा, बाहर। इसी में दूसरा केस ले लेते हैं, ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री। अभी सर लाइट यहां से इंसिडेंट कर रही है, तो ये 90, ये 30, तो ये 60 हुआ और ये 30 हो गया, विच इज ग्रेटर देन क्रिटिकल, विच इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, तो बाहर की तरफ आ जाएगा, कोई भी TIR होगा नहीं। अब रिफ्रैक्शन थ्रू 60 60 60, ठीक है, रिफ्रैक्शन तो 60 60 60 में होता कैसे, तो देख लेते हैं। तो सर ये लाइट, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, तो ये लाइट आई सीधी यहाँ पर, ये 90, ये 60, तो ये कितना हुआ 30। तो आप यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हो तो ये भी कितना हुआ 30, विच इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अगर ये 60 है तो 60 पे सर रिफ्लेक्ट बैक भी करेगा, 60 पे रिफ्लेक्ट बैक किया, ओके। अगर ये 60 है, ये 60 है तो ये कितना हो गया 30 हुआ, ये 60, ये 30, तो ये कितना होगा 90। तो सर लाइट सीधी सीधी बाहर चली जाएगी, लाइट सीधी सीधी ऐसे बाहर चली जाएगी। ठीक है, तो यहां पर ये चैप्टर होता है, चैप्टर नहीं पार्ट होता है खत्म। अगले ही पार्ट को हम, अगले पोर्शन को हम सेकेंड पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।